नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्पेशल टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू एक यूनिट चलता हुआ आ रहा है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर एक स्पेशल टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। जब भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ऐसे डाउट से लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का नाम है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। काफ़ी बच्चे एक बार बोलेंगे तो बोलने में भी थोड़ा सा हैवी पड़ता है वर्ड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड या वर्सेज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है। अब आप सभी एक वर्ड से अवगत है, इंस्टीट्यूट। इससे इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर ऐसी संस्था या ऐसा पैलेस जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हो और उस पैलेस के थ्रू कोई ना कोई सर्विसेज ऐड की जा रही हो एक पर्टिकुलर मैनर में या प्रोफेशनल तरीके से, वही चीज़ क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। अदरवाइज एक विदाउट इंस्टीट्यूशन या विदाउट किसी लिमिटेशंस के आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। तो इंस्टीट्यूशन वो पैलेस या वो जगह है जहाँ पे एक केयर जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मैनर में प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स से प्रोफेशनल कंडक्ट के थ्रू मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं अपने मेडिकल फील्ड के अंदर, कहीं ना कहीं सीधा सा हॉस्पिटल्स हैं या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग बड़े हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिक असाइलम्स हैं, जो भी हॉस्पिटल हैं, जो भी जनरल यूनिट्स हैं, उन सभी के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वन बात है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है उसके अंदर क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो उद्भव हुआ है, जिसके अंतर्गत हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर वो एक एरा जो आया डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, किसका एरा, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो युग आया, उस युग की वजह से ही कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो आज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल साइकोफार्माकोलॉजी, साइकोसोमेटिक थेरेपी, साइकोथेरेपी एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आपके पास अवेलेबिलिटी है। एज ए मेडिसिन की जगह मेडिसिन, एज ए सर्जरी की जगह सर्जरी, एज ए साइकोथेरेपी की जगह साइकोथेरेपी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था और इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड। कब की कर रहा हूँ, बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उससे पहले की बात करते हैं हम, कि कहीं ना कहीं 19वीं सेंचुरी के लमसम की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन थी मेडिकल हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इस वक्त क्या हुआ कि जितनी भी अपनी मेडिकल फर्टिलिटी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ का इतना अभाव था कि कहीं ना कहीं हम सर्विसेज को इंस्टीट्यूशन में प्रॉपरली नहीं दे पा रहे थे। और जितने इंस्टीट्यूट हमारे पास थे उतने इंस्टीट्यूट से हम इतना काफिला नहीं कर सकते थे, इतना इलाज नहीं रख सकते थे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त एक सहारा मिला हमें इंस्टीट्यूट से नहीं लेकर डी इंस्टीट्यूट की ओर से। और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो सर्विस ऐड हो रही है वो कहीं ना कहीं होम बेस केयर है, फैमिली बेस केयर है, कम्युनिटी बेस केयर है, उसको हमने ऐड किया है। अर्थात एक बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स को छोड़कर कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पर मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विसेज ऐड होना ही क्या है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हिस्ट्री ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो हिस्ट्री के अंदर बात करें तो बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड के अंतर्गत देखा गया कि मेंटल हेल्थ फर्टिलिटी और मेंटल हेल्थ का उद्भव इतना नहीं था और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग लोग इतने सजग नहीं थे।
तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमियां थी, साइकेट्रिस्ट की, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की और साइकोथेरेपिस्ट की। तो इन सभी की डिमांड्स को फुलफिल करना उस वक्त में बहुत ही सीवियर क्राइसिस की सिचुएशन थी। तो उस वक्त हमने एक सहारा लिया कि कहीं ना कहीं जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनकी सर्विसेज एट द होम, एट द कम्युनिटी, एट द फैमिली लेवल कैसे करवाई जा सकती है, उसको हमने पढ़ा, दी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब इस बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड की जो मैं बात बता रहा हूँ उसके अंतर्गत फिर ये बात चलती रही, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का फॉर्म हुआ और कहीं ना कहीं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए जो एरा आया वो इस वक्त का एरा था कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली नहीं है, हैवीली बिल्डिंग्स नहीं बन सकते हैं, हैवीली जल्दी निर्माण नहीं हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो करते हैं वो हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं और क्वारंटाइन हॉस्पिटल के बाहर भी कर सकते हैं। अब कोविड के अंदर देखा कि सडनली इतना इम्पैक्ट पड़ गया है कि लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमारे आसपास से स्कूल्स थे या जो भी ऑलरेडी एक संस्थाएं जो चल रही थी जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही सजग थी और कहीं ना कहीं एनजीओज वगैरह थे, उन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की और जो गवर्नमेंट सेंटर्स थे उन्होंने आवासों ने भी हमारी बहुत हेल्प की। तो वैसे ही इसका कंसेप्ट रहा है कि कहीं ना कहीं उस वक्त इंस्टीट्यूशन ने जो काम नहीं किया वो काम कहीं ना कहीं डी इंस्टीट्यूशंस ने ये काम किया। और इस हेल्थ हिस्ट्री के अंदर अकॉर्डिंग मैंडेट्स ऑफ गवर्नमेंट, मैं बात कर रहा हूँ मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग। जो मैंडेट्स ऑफ गवर्निंग है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसने भी एक कानूनी जनादेश रखा। क्या रखा? कानूनी जनादेश रखा, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे कहीं ना कहीं मेंटल पेशेंट्स की सर्विसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ ये भी रखा गया कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने इन सारे इफेक्ट्स के साथ, जब ऐसा इफेक्ट्स कंट्री के ऊपर पड़ा 19वीं सेंचुरी के लमसम, तो इस हिसाब के ऊपर हमने देखा कि इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट जो गया वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ मुड़ा। अब इस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जाने से क्या हुआ कि हमने जो मैंडेट्स गवर्निंग है कहीं ना कहीं कानूनी जनादेश जो हमें पारित हुआ है उस कानूनी जनादेश के हिसाब से ही बोला गया कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस्ड केयर को मेंटल इल पेशेंट्स के लिए रख सकते हैं। अब इस मेंटल इल पेशेंट्स के कंसेप्ट के साथ उन्हें मैंडेट्स कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो एरा कहलाया वो कौन सा कहलाया? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहलाया। ये कुछ हिस्ट्री थी आपके सामने। इस हिस्ट्री के बाद बात करते हैं हम असेंशियल कंपोनेंट ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, आवश्यक हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए, उन कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रिवेंशन, सेकेंड वन डिस्चार्ज, थर्ड वन एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस। तो मैं फर्स्ट वन की बात करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन ऑफ द एडमिशन, किसके रिगार्डिंग है प्रिवेंशन? एडमिशन के रिगार्डिंग प्रिवेंशन है कि कहीं ना कहीं आप एक साइकेट्रिक इल पेशेंट्स का जब हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, ठीक है, क्या करवाते हैं एडमिशन, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लेनी पड़ती है। वो कैसे? हमने पढ़ा है कि जब एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होता है तो स्पेशली 3 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड किया। चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग हम एडमिशन को पढ़ते हैं, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग, कि जो आपका मेंटली इल पेशेंट्स का एडमिशन है वो वॉलंटरी बेसिस है, इनवॉलंटरी बेसिस है या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेज है। उसके अंदर भी फिर रिसेप्शन पर है, एप्लीकेशन पे है, हाई कोर्ट के जनादेश के ऊपर है या पुलिस के द्वारा एक कंडक्ट किया गया है क्रिमिनल को, इस हिसाब से अपन उसका एक टाइप लेते हैं। अब इन टाइप्स के आधार पर जब पेशेंट्स का एडमिशन कराते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा एक अच्छी तरीके से छानबीन की जाती है, फिर जाके एक मेंटल इल पेशेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ एडमिशन, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, यदि मेंटल इलनेस है तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बेस के ऊपर वो मेंटली इल रहकर कहीं ना कहीं हमारे से सर्विसेज ले सकता है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट डिस्चार्ज। क्या है? डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज के अंदर क्या है कि जब पेशेंट्स का डिस्चार्ज होता था, तो ये भी हमने पढ़ा कि जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्चार्ज का प्रोसीजर हम कंडक्ट करते हैं। तो डिस्चार्ज का प्रोसीजर भी उसी प्रकार कंडक्ट होता है जैसे एडमिशन का होता है, कि एडमिशन जिस बेस पे हुआ था उसी बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। वॉलंटरी बेस है, इनवॉलंटरी बेस है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, पेशेंट प्रिजन्स के द्वारा आया है एज ए जेल से, या फिर हाई कोर्ट के आदेश से आया है, या फिर पुलिस के द्वारा आया है, या फिर फैमिली के रिक्वेस्ट के ऊपर आया है, उसी टाइप से हम क्या करते हैं, उसका डिस्चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एसेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं इसने एडमिशन से प्रिवेंट करवाया, डिस्चार्ज से प्रिवेंट करवाया, और इसी के साथ एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेंटली इल पेशेंट्स, और जो मेंटली इल पेशेंट्स था उनके लिए क्या रखा गया कि उनका एस्टेब्लिशमेंट हो सके, स्थापन अच्छे से हो सके, और उसी के साथ उनका रख रखाव भी रखा जा सके। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे स्पेशली 3 पॉइंट्स को हमने ऐड किया कि प्रिवेंशन ऑफ द एडमिशन एंड डिस्चार्ज से भी प्रिवेंट करवा रहा है, एंड वन एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस भी कर पा रहा है मेंटली इल पेशेंट्स का। ये क्या कहलाए, डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन के एसेंशियल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वन, सेकंड, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स, फर्स्ट वन तो ये रहा कि पेशेंट को फैमिली एंड सोशल सपोर्ट मिला। क्या मिला? फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। तो फर्स्ट वन जो पॉजिटिव इफेक्ट रहा वो क्या रहा, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट वन, सेकंड की बात करूं तो बेटर केयर, क्या मिल पाई, बेटर केयर एट होम। जब पेशेंट एट होम है या फिर कम्युनिटी के अंदर है तो उसको क्या मिल पाई, बेटर केयर मिल पाई। ठीक है, इसी के साथ थर्ड वन पॉइंट कि जो सेंस ऑफ वर्थ है उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशंस को देखकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता को समझा, और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करना भी वाजिब समझा। और उन्होंने तुरंत ही क्या किया कि जो मैनी बिग बिल्डिंग्स बनाई, इसी के साथ एम्प्लॉय स्टाफ हायरिंग चला, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला, कहीं ना कहीं जितने भी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम चलाए गए। उन प्रोग्राम के थ्रू स्टडी को कंडक्ट करवाया गया, मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट रखे गए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को रखा गया, और बहुत ही अच्छा मेंटल हेल्थ के अंदर एक क्रांति का समय था उस वक्त, जो कि कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो पाया, डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से हो पाया। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि फैमिली एंड सोशल सपोर्ट में अच्छी केयर मिल पाई पेशेंट्स को, इसी के साथ बेटर केयर मिल पाई एट दी होम एंड कम्युनिटी के अंदर पेशेंट जब है, एंड उसी के साथ पेशेंट को जब ये चीज़ें डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन के द्वारा की गई तो कम्युनिटी के अंदर लोगों के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक नए कदम उठाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं बिग बिल्डिंग्स का निर्माण करना चाहा और मेंटेनेंस करना चाहा, और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर केयर के लिए गवर्नमेंट है वो बहुत ही सतर्क हो पाई। ये चीज़ किसके लिए रही, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहे, नकारात्मक प्रभाव क्या रहे। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है इनएडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज। अभी इनएडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज जब वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट कि दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हमारे पास कम्युनिटी के अंदर भी एडिक्वेट सोशल सपोर्ट है या एडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस्ट नहीं कर पाए। फर्स्ट वन पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली इनएडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज, कि हमें कहीं ना कहीं सर्विसेज का एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही। ये हमारा एक अनफॉर्चुनेटली था, एक दुर्भाग्य था। नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम। क्या रहा, रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम। रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम में क्या है
कि पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, और ठीक होने के समय ही जब आपको पता है एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होता है, तभी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज भी तैयार कर लिया जाता है। तो डिस्चार्ज होने तक समय में जैसे ही पेशेंट्स का डिस्चार्ज होने वाला है तो वैसे ही फिर से एडमिशन करने की आवश्यकता हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स के लिए ऐसा कि एडमिशन हुआ, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट चला, एट दैट वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद वो घर पे चले गए, घर पे जाने के बाद फिर से लोग गए, फिर वो एडमिशन करवा रहे हैं, फिर वो डिस्चार्ज ले लिए, फिर वो एडमिशन ले रहे हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो गई। ये जो प्रोसेस चल रहा है एडमिशन डिस्चार्ज, एडमिशन डिस्चार्ज, एडमिशन डिस्चार्ज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम एक प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट्स है जो कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से देखने को मिला। नेक्स्ट वन आता है थर्ड पॉइंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी कि कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ड्रामेटिकली फीचर्स डेवलप हो गए, जिसको आज हम हिस्टेरिकल अटैक्स के नाम से पढ़ते हैं, या फिर डेवलपमेंटल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, या फिर ये जो आप हिस्टेरिकल अटैक्स वगैरह हैं, ये यूनिट हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा नहीं था, तो हमने बोला कि ड्रामेटिकली कुछ फीचर्स डेवलप हो पाए हैं जिसके लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ रही थी मेंटल इल पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन, सीवियर एंड परसिस्टेंट मेंटल इलनेस। जिस पेशेंट की इलनेस बहुत ही सीवियर है, ये लगातार समय से चलती हुई आ रही है, तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं होमिसाइड कर सकता है, कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, होमिसाइड कर सकता है, मानव हत्या कर सकता है, एज ए वॉयलेंस क्रिएशन वो कहीं ना कहीं क्राइम कंडक्ट कर सकता है जब उसकी इलनेस क्या है, सीवियर है, परसिस्टेंट इलनेस है, और आपको पता नहीं चलेगा एज ए वो कम्युनिटी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप एक जो लिविंग टुगेदर वाली फीलिंग के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मफुलनेस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, होमलेसनेस। क्या है, होमलेसनेस। कुछ पेशेंट्स बेघर थे, तो कहीं ना कहीं हम उनको सहारा दिए, कहीं ना कहीं इलाज दिए, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद भी पेशेंट्स को वापस घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होमलेसनेस हो गया पेशेंट। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम्स विद प्रिजन्स। जो कैदी हैं, जो जेल से आ रहे हैं, जो कैदी हैं, उनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हुई कि वो पेशेंट्स हमारे पास आए, हमने उनको ट्रीट किया, एज वेल एज वो वापस जब जा रहे हैं तो वापस भी उनको जेल में जाना है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही इलनेस हो गए, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए, वापस उनकी थिंकिंग में अल्ट्रेशन हो गया। तो उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं पेशेंट जब तक हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे पास कम्युनिटी में था, तो वो बहुत ही विल हैप्पी था, बट अब क्या है कि वो हैप्पी नहीं है, बहुत ही सैड है, तो कहीं ना कहीं वापस इलनेस क्रिएट हुई। तो जो प्रिजन्स है, जो कैदी हैं, उनके साथ में हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हमने बताया नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनएडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज है, रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, एडमिशन डिस्चार्ज, उस प्रोसेस को इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ड्रामेटिकली फीचर डेवलप हो रहे हैं जिसको अपन हिस्टेरिकल अटैक्स बोल रहे हैं। सीवियर परसिस्टेंट मेडिकल इलनेस, मेंटल इलनेस होने की वजह से पेशेंट होमिसाइड कर सकता है, होमलेसनेस हो गई कुछ पेशेंट्स, और कुछ पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स विद प्रिजन्स की कंडीशन भी हमारे को देखने को मिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। देखिए हमने पढ़ लिया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसकी हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि पेशेंट्स को जब इंस्टीट्यूट में पहले रखा जाता था तो इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम स्टे सेट था। अब वो लॉन्ग टाइम स्टे कितना सेट था कि कहीं ना कहीं नॉर्मली 24 to 30 डेज तक हम पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, एडमिट रख रहे हैं, और उसके बाद उसको आईपीडी से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो फेज है वो कहीं ना कहीं 24 to 30 डेज का है, जिसको आज हमने 6 to 12 डेज ही कर दिया है, लगभग 6 से 12 या 15 दिन तक हमने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको भी कम करने की कोशिश की, क्योंकि लॉन्ग स्टे तक यदि पेशेंट रहता है तो कहीं ना कहीं इलनेस क्योर होने की बजाय कहीं ना कहीं मेंटली इल या मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है पेशेंट्स को, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर आगे भी क्रिएट होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन
इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंदर केयर मिल रही है एज ए हॉस्पिटल्स, और उस हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्विसेज थी पहले के टाइम में जो ऐड हो रही थी 1950 से पहले, तो उसके अंदर ऐसा ही था कि कहीं ना कहीं पेशेंट को 24 से 30 दिन तक रखा जा रहा है, और जो अब का जो कंसेप्ट है उसको हमने 6 से 12 दिन तक लास्ट कर दिया है, जो कि ठीक है। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ज़्यादा समय तक यदि एक्यूट इलनेस के लिए भी पेशेंट्स को एडमिट रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के। तो इंडिकेशंस का मतलब सीधा सा क्या है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिसके लिए हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, हमको उनके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो चीज़ है वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। अब वो प्रिवेंशन ऑफ रिस्क के लिए क्या बोला जा रहा है कि जोखिम से बचाव के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में जाना आवश्यक है, क्योंकि जो पेशेंट्स अपने आप को, सेल्फ को एंड अदर्स को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं एज ए सुसाइड, होमिसाइड, तो उन पेशेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बेटर है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर सिम्टम्स। अब सीवियर सिम्टम्स के लिए क्या है कि जो पेशेंट्स के सिम्टम्स तो बहुत समय से चले आ रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, मेजर टाइप का डिल्यूजन है, मेजर टाइप का हेलुसिनेशन है, या फिर मेजर टाइप की कोई डिजीज है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस पेशेंट्स को यदि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में सर्विसेज दी जाए तो बेस्ट रहेगा एट दैट डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी डायग्नोसिस। क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी डायग्नोसिस। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी इलनेस कहीं ना कहीं हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस डायग्नोस के लिए क्या है कि कहीं ना कहीं उस डायग्नोसिस से बचने के लिए कहीं ना कहीं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन पेशेंट्स के लिए हमारे को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना बहुत ही आवश्यक है कि उनका बार बार डायग्नोसिस होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक कि अच्छे से फाइंडिंग नहीं होगा, डायग्नोस नहीं होगा डिजीज का, तब तक हम एक अच्छा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट नहीं रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट एस्पेक्ट क्या है। इससे पहले फिर से इंडिकेशन देखिए, प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क एट द सेल्फ एंड अदर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सीवियर सिम्टम्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी डायग्नोसिस की यदि आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऐड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट वन पॉइंट है रैपिड इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस। तो आपने जब उपचार कंडक्ट किया है तो उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। और इवैल्यूएशन फेज में यदि कोई अल्ट्रेशन है तो आप तुरंत कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एट दैट वापस असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग फेज वापस कंडक्ट करके आप क्या करेंगे, इस चीज़ को फिर से इवैल्यूएशन करेंगे। तो फर्स्ट वन आप इवैल्यूएशन कीजिए कि अब तक पेशेंट्स के अंदर क्या है, क्या इंप्रूवमेंट है, ये पहले से कोई ट्रीटमेंट लेकर आया है, वहाँ का इवैल्यूएशन क्या है, घर से आया है उसका इवैल्यूएशन क्या है, इंस्टीट्यूट से आया है उसका इवैल्यूएशन क्या है, वो बात। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से क्या कीजिए, डायग्नोसिस परफॉर्म करवाइए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाइए। नेक्स्ट वन सीबीटी। सीबीटी बोले तो जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो आपको रखना आवश्यक है, क्योंकि जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं वॉयलेंस टाइप का बिहेवियर है उस पेशेंट्स के अंदर, जो कि किसी अन्य को या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, अदर्स के लिए, सेल्फ के लिए रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक बिहेवियर थेरेपी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन लेस रेस्ट्रिक्शन। और सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं अपन को मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हो सके जितना कम काम में लेना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस में जब हम उन्हें रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस साइलेंट सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस हो सके जितना कम से कम रखना है। नेक्स्ट वन रिहेबिलिटेशन। और आप इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन फेज को भी कंडक्ट करेंगे कि पेशेंट्स को ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक आप वापस उसी लेवल तक जब डिजीज थी, उस डिजीज से पहले जो कंडीशन थी उस कंडीशन तक आप वापस लेकर आएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक आप उसको पहुँचाएंगे। नेक्स्ट कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम। कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम के लिए दो लाइनें कि कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम में ये चीज़ ऐड रखी कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि डिइंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर बहुत ही
हमारे पास सपोर्ट सर्विसेज की इनएडिक्वेट सप्लाई रही, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बेस्ट नहीं दे पाया सर्विसेज एट दैट कम्युनिटी लेवल पे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम ने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस चीज़ के अंदर हेल्प देने के लिए हमारे लिए ये चीज़ रखी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली वोकेशनल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या फिर रिहेबिलिटेशन ऐड कर सकते हैं, पेशेंट्स का मैनेजमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, और मेजर सीवियर साइन एंड सिम्टम्स को भी हम इसके अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम ने भी बहुत हेल्प की है एट दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड दैट प्रेजेंटली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसके अंदर क्या है कि रिहेबिलिटेशन भी ऐड है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे ऑक्यूपेशनल हो। इसी के साथ आपका इन्होंने इस चीज़ को भी कंडक्ट किया है कि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम साइको एजुकेशन रख सकते हैं, और कम्युनिटी के अंदर हम उनका एक अच्छा स्पेक्ट्रम रोल प्ले करके कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस उनके अंदर ट्रीटमेंट आस्पेक्ट को रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर भी जो आपके कम्युनिटी सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम हैं वो हेल्प करते हैं, तभी आज हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ पा रहे हैं। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आस्पेक्ट कहीं ना कहीं एक डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के फेज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज एक स्पेशली कंसेप्ट रखा गया है कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कि हम एक कम्युनिटी के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, मेंटली इल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट रख सकते हैं। जब उस समय में रखा जा सकता था तो आज के समय में क्यों नहीं, तो इजीली वे से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आस्पेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्सेज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि हम उसके ऊपर आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।